प्रिय महानुभाव, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 23वें अंक के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष व्याकरण के स्फोट पर एक आलोचनात्मक दृष्टि, इस पर अपनी रोचक और विस्तृत चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, स्फोट का सिद्धांत व्याकरण का एक विलक्षण सिद्धांत है और व्याकरण का अनूठा सिद्धांत है। व्याकरण, उस स्फोट से व्याकरण को पहचान प्राप्त होती है। कोई भी अन्य दर्शन या कोई भी अन्य शास्त्र व्याकरण के अलावा इस स्फोट की विवेचना नहीं करता है। इस प्रकार से व्याकरण का अपना बहुमूल्य विलक्षण पहचान बनाने वाला सिद्धांत है स्फोट सिद्धांत, और इसकी हम व्यापक चर्चा, विस्तार, व्याख्या अपने अध्यापन के समय करते हैं। अध्यापन के समय हम इस विषय में बड़े विस्तार से पढ़ाते हैं, बताते हैं। व्याख्यान में इसकी चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि ये कितना विलक्षण है, कितनी विशेषता है, कितनी गहराइयाँ हैं इसमें, और यह किस प्रकार से अनूठा और विलक्षण बन पाता है, इत्यादि बातें हम बताते हैं। यहाँ पर हम आपके समक्ष कुछ आलोचनात्मक दृष्टि को रखते हुए विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हम यह मानते हैं कि आपने उस स्फोट के सिद्धांत का भली प्रकार अध्ययन कर लिया है, इसलिए उसके पश्चात जो आलोचनात्मक बातें आती हैं उसका हम विवेचन करना यहाँ पर करना चाहेंगे। और आलोचनात्मक जो दृष्टि है वह अंत में उसका समर्थन करने के लिए ही है, परंतु यह भी अध्ययन की एक विधा है। आलोचना के द्वारा हम उस विषय को भली प्रकार से समझने में कृतकार्य होते हैं, इसलिए उस दृष्टि से विवेचन करने में अपने आप में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टि के अंतर्गत मैं अपनी पहली बात ये रखना चाहूँगा कि स्फोट की कोई एकदम एक्यूरेट, सुनिश्चित परिभाषा नहीं प्राप्त हुई है। हम स्फोट का जो निरूपण है सबसे पहले महाभाष्य में प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात वाक्यपदी में उस महाभाष्य के कुछ पंक्तियों के आधार पर एक बहुत विशाल वाङ्मय सौध अथवा महल के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं, पाते हैं। तो इस प्रकार से यह सुपूजित है, परंतु इसकी जो परिभाषा है वो प्राप्त नहीं होती है। हम स्फोट का विग्रह करते हैं, स्फुट्यते ध्वनिना व्यज्यते। हम स्फोट के प्रकार बताते हैं, 8 प्रकार होते हैं। हम स्फोट की आवश्यकता बताते हैं कि क्यों स्फोट की अनिवार्यता है, क्यों उसको प्राप्त करना चाहिए, जानना चाहिए। हम महाभाष्य में येनो चारितेन शासना लांगुल इत्यादि वाक्यों से स्फोट का तटस्थ लक्षण प्राप्त करते हैं। उसमें कहा कि जिसके प्रकाशित होने से शासना लांगुल इत्यादि की प्रतीति होती है उसको स्फोट कहते हैं। तो उससे हम तटस्थ लक्षण प्राप्त करते हैं। मेरा यहाँ पर कहना यह है कि जो उसका स्वरूप लक्षण है वो कहीं पर भी नहीं कहा गया है। स्वरूप लक्षण वाक्यपदी में, वैयाकरण भूषण सार में, परम लघु मंजूषा में प्राप्त नहीं है। तो स्वरूप लक्षण से हमको पहचान प्राप्त होती है कि वो किस प्रकार का है, तो वो उपलब्ध नहीं होता है। सामान्यतया हम विद्वानों से ये समझते हैं कि अंतःकरणावच्छिन्नश्चित् स्फोटः, ऐसा होता है। अर्थात अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चित्त है उसको स्फोट कहते हैं। तो अंतःकरण में तो अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, संकल्प, विकल्प, अध्यवसाय इत्यादि बहुत प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं। उनमें से कौन सा अंतःकरण की जो धारा है, धारणा है, तदवच्छिन्न स्फोट होगा। तो ये कह सकते हैं कि विशिष्टांतःकरणावच्छिन्नश्चित् स्फोटः, एक विशेष प्रकार का जो अंतःकरण है उससे अवच्छिन्न जो चित्त होता है उसको स्फोट कहते हैं। अब एक विशेष प्रकार की पहचान नहीं है हमारे पास कि किस विशेष प्रकार का हो। अधिकतम हम यही कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार के अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चित्त है वह स्फोट होता है। इस प्रकार से हम अपनी बातें कह सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से स्वरूप लक्षण नहीं हो पाया। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है
कि इस स्फोट की आगे चल करके आलोचना भी हुई है, इस स्फोट का निवारण भी हुआ है, खंडन भी हुआ है। परंतु हमें ऐसा नहीं लगता कि स्फोट का अध्ययन अध्यापन करते समय इसके खंडन के विषय में कोई बातें बताई गई हों, या ये बताया गया हो कि इसका खंडन भी हो सकता है, यह संभावित है ऐसा। और मान लीजिए BA MA के स्तर पर उसको ना बताया गया हो, परंतु रिसर्च के स्तर पर तो बताना चाहिए। परंतु हमको ये मालूम नहीं कि रिसर्च के स्तर पर भी इसका खंडन होता है, हो सकता है, कैसे होता है, ये बताया जाता होगा, या इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाता होगा। आपको यह सुनने में अच्छा लगेगा कि इसका आगे चल करके आद्य शंकराचार्य ने इसका विस्तार से खंडन किया है। पूरा जो स्फोट का सौध है ना, उसको उन्होंने धराशायी कर दिया है और कहा है कि इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ऐसा कहने वाले आद्य शंकराचार्य हैं। अब आद्य शंकराचार्य ने अगर ये बात कही है, इतने बड़े विद्वान ने, सहस्राब्दी के सबसे बड़े महान दार्शनिक ने, विद्वान ने अगर बात कही है, तो उसका अर्थ तो है। तो हम उस दृष्टि से विचार क्यों नहीं करते? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उसकी दृष्टि को भी प्राप्त करें? ठीक है, हमको स्फोट का समर्थन करना है, परंतु आलोचना से समर्थन प्राप्त होता है। जब हम आलोचना से उसको ठीक प्रकार से समझ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, तो अच्छा समर्थन प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर हम उस आलोचना पर ध्यान नहीं देते। पता नहीं क्यों एक ठहराव जैसा आ गया है कि बस व्याकरण में जो बात कही गई है उसको कहना और बार बार रिपीट करना। जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं उनमें उस विषय को बार बार किसी न किसी रूप में रिपीट किया जा रहा है। परंतु अगर उसका खंडन हो सकता है, उस विषय में विस्तार से चर्चा, अगर आधुनिक विज्ञान में उसको किसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता हो या निरूपित किया जा सकता हो, उसकी चर्चा नहीं प्राप्त होती। तो हम संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि आद्य शंकराचार्य ने उसका खंडन किस प्रकार किया। उन्होंने बताया कि एक विशेष प्रकार की जो चित्त वृत्ति है वही तो है स्फोट। उन्होंने सांख्य और वेदांत के सिद्धांत के अनुसार बताया कि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष किस प्रकार होता है। तो सांख्य ने माना कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे होता है। अगर मान लीजिए हम सामने किसी वृक्ष के पत्ते का प्रत्यक्ष करना चाहें, तो पत्ते का प्रत्यक्ष करने पर आँखों के माध्यम से वह पत्ते की जो रूप है इत्यादि है, वह आँखों के माध्यम से अंदर प्रविष्ट होता है। सांख्य में कहा है इंद्रिय प्रणालिका से वह प्रविष्ट होता है और अंत में तदनुरूप तदाकार बुद्धिवृत्ति बन जाती है। जैसे अगर पत्ते को प्रत्यक्ष करना है तो आँखों से प्रवेश के पश्चात हमको पत्राकार वृत्ति बन जाती है और उस पत्राकार जो वृत्ति है उसका प्रतिफलन पुरुष के पास होता है। तो पुरुष ये समझता है कि अहम पत्रम जानामि, मैं पत्र को जानता हूँ। यही एक सामान्य रीति है। तो पत्राकारित चित्त वृत्ति होना ये पत्ते का प्रत्यक्ष करने के लिए अनिवार्य शर्त है। पत्ते के आकार की वृत्ति बन जाना ये उसकी अनिवार्य शर्त है। आद्य शंकराचार्य ये कहते हैं यही परिस्थिति शब्द में लागू क्यों नहीं है। जब हम शब्द का प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें क्या होगा, शब्दाकारित चित्त वृत्ति से अवच्छिन्न चित्त होगा, तो उस दशा में शब्द का प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिस प्रकार से पत्र का प्रत्यक्ष करते समय हम कहते हैं कि पत्राकारित चित्त वृत्त्यवच्छिन्न चित्त, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से शब्द का प्रत्यक्ष करते समय भी कह सकते हैं कि शब्दाकारित चित्त वृत्त्यवच्छिन्न चित्त। ऐसी दशा में शब्द का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये जो शब्द का प्रत्यक्ष है वो एक प्रकार से वो वृत्ति का ही तो रूप है। यानी वृत्तियां कई प्रकार की बनती हैं, कई नहीं, हम तो कहते हैं अनंत प्रकार की बनती हैं। जितने प्रकार का प्रत्यक्ष करते हैं उतने प्रकार की वृत्तियां बनती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इतने प्रकार की चित्त वृत्तियों का हम प्रत्यक्ष करते हैं।
तो उनमें से ही एक शब्दाकार भी है, क्योंकि शब्द बाहर है, हमारे मन से बाहर है, भौतिक दुनिया में है। तो भौतिक दुनिया के पदार्थों को हम जिस प्रकार अनुभव करते हैं, अन्य भौतिक पदार्थों को जिस प्रकार अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से ये भी। अब ये बात अलग है कि उसमें जो भौतिक पदार्थ होते हैं उसमें अनेक प्रकार के गुण होते हैं। कुछ गुण का श्रोत्र से, कुछ गुण का चक्षु से, कुछ गुण का घ्राण से हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो इसलिए उन्होंने माध्यम माने इंद्रियां तो भिन्न भिन्न हैं, परंतु उन सभी इंद्रियों के माध्यम से जो वृत्ति बनेगी वो चित्त में ही बनेगी, वो अंतःकरण में ही बनेगी। और अंतःकरण में वृत्ति बनने का एक ही प्रकार है कि तदाकार को धारण कर लेना, उस आकार को धारण कर लेना। तो सांख्य का मानना है कि हम बाहरी दुनिया में पत्ता किस प्रकार का है हम नहीं जानते, नहीं बता सकते। हम तो वो बताते हैं जिस प्रकार की वृत्ति हमारे अंदर बनी, क्योंकि पुरुष को जो बोध होता है ना, वो हमारी चित्तवृत्ति के आकार का ही बोध होता है। बाहरी दुनिया में पत्ता किस प्रकार का है ये ठीक सामने नहीं बता सकते। बुद्धिवृत्ति में जिस प्रकार का पत्र बना है वैसा हम जानते बताते हैं। तो क्योंकि बुद्धिवृत्ति में जो पत्र बना है वो बाहरी पत्र के आकार का ही है, इसलिए हम कहते हैं कि हमने पत्र का प्रत्यक्ष कर लिया। इसी प्रकार से बाहरी दुनिया में जो शब्द है और वो जो शब्द श्रोत्र के माध्यम से हमारे अंदर आया तो शब्दाकार चित्तवृत्ति बनी। तो शब्दाकार चित्तवृत्ति बनने पर हमने कहा कि बाहरी दुनिया के शब्द का प्रत्यक्ष कर लिया। तो इस प्रकार से बाहरी दुनिया का अक्षर, बाहरी दुनिया का अक्षर समूह, बाहरी दुनिया का शब्द, इन सब में वो चित्तवृत्ति ही होती है। अब अगर हम ऐसा माने तो हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम उसकी स्फोट के मानने पर उसकी परिभाषा करने में, स्वरूप लक्षण परिभाषा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि स्फोट तो अपने विलक्षण प्रकार का है, उस जैसा तो कोई है नहीं। उस जैसा कोई हो तो हम कहें कि उसके तरह का है, तो इसलिए उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। मगर वृत्ति तो हमको मालूम है, वृत्ति तो अन्य अन्य प्रकार की बनती है, तो हम उसकी परिभाषा कर सकते हैं। परिभाषा यूँ कर सकते हैं वही जो हमने अभी आपको पहले कहा कि शब्दाकाराकारित चित्त वृत्ति से अवच्छिन्न जो चित्त है वह व्याकरण के यहाँ पर उसी को स्फोट कहा जाता है। अब व्याकरण में उसको वृत्ति नाम लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? अगर वृत्ति का नाम ले लेंगे तो सांख्य पे पहुंच जाएंगे, वेदांत पे पहुंच जाएंगे, तो हमारा अलग से विलक्षण बात क्या रहेगी? हमारी विलक्षणता क्या रहेगी? स्फोट की विलक्षणता तो इस बात पर निर्भर है ना कि जैसे अन्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष होता है उससे भिन्न प्रकार का हो। तो इसलिए वृत्ति का प्रयोग नहीं करना चाहते और वृत्ति के आधार पर परिभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते। तो परिभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, इसलिए स्वरूप लक्षण जो परिभाषा वो नहीं बन पाती। तो हमने आज आपको संक्षेप में ये कहने की कोशिश की कि यहाँ पर एक तो इसकी परिभाषा नहीं बन पाती और वेदांत में उसकी परिभाषा बनती है, और अगर उसकी परिभाषा बनती है तो उसको हम स्वीकार क्यों नहीं करें अथवा क्यों नहीं करना चाहिए। ये बात आद्य शंकराचार्य ने कही है। हम आपके इस विषय में विचार विमर्श करने के लिए इत्यादि बातों को उपस्थित कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का जो स्फोट है उसकी खंडन भी होता है या हो सकता है, जैसा कि महान दर्शनाचार्य शंकराचार्य ने किया है। तो इस विषय में अन्य भी बहुत सी बातें हैं और आगे की जो बातें हैं वो हम अगले अंक में। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद।